हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ANA पर। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अपन ब्लड यानी ब्लड के बारे में। अपन आज पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, कैसे ये बना होता है, किससे किससे मिलके बना होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, क्या इसका काम होता है। तो इसके अपन आज के टॉपिक में इस पे अपन स्टडी करेंगे। तो सबको पता है कि ब्लड है वो लाइफ सरवाइव करने के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है। तो उसके बिना है, अगर वो उसकी मात्रा कम है बॉडी के अंदर, तो वो एक पर्सन है उसको अच्छे से अपनी लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर सकता, या फिर उसको बॉडी में वीकनेस है वो महसूस होगी। तो फ्रेंड, बात करते हैं अपन ब्लड की कि ब्लड है क्या, किस किस से मिलके वो बना होता है और कैसे वो काम करता है बॉडी के अंदर। एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है टिश्यूज़ को आपस में। टिश्यूज़ के बीच का जो इंटरमीडिएट जो स्पेस है या इंटरमीडिएट जो स्पेस है उसके बीच में ये ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह में। तो ब्लड क्या है, क्वेश्चन आता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ब्लड इज ए। तो ब्लड क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, ब्लड क्या करता है? ब्लड ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को, हीट को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, क्लॉटिंग फैक्टर्स को और प्रोटेक्टिव सब्सटेंस को। यानी ब्लड है वो न्यूट्रिशन को, गैसेज को, हीट को और जो हार्मोन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, यानी ब्लड का मेन फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसफरिंग। किन किन का ट्रांसफर करता है? गैसेज का, न्यूट्रिएंट का, हार्मोन का, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का, ओके। यानी कि ब्लड है वो क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि जो ब्लड को क्लॉट करता है, थक्का जमाता है, इन सब का ब्लड है वो ट्रांसफर करता है ट्रांसफॉर्मेशन में। ये हुई ब्लड की बात। यानी ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किसका काम करता है? ट्रांसफर का, जो टिश्यू डिस्टेंस है उनके बीच में ट्रांसफर का काम करता है। किस किस का? गैसेज का, हार्मोन्स का, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का, क्लॉटिंग फैक्टर का, न्यूट्रिशन का। ओके, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड है वो दो चीजों से या दो सब्सटेंस से मिलके बना होता है। उसमें एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। यानी प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके बना होता है ब्लड। अब इसमें क्या होता है कि जो 55% टोटल ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा और 45% होते हैं ब्लड सेल्स। यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अपन बात करें तो उसमें 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है ब्लड सेल्स। जब अपन किसी का ब्लड का सैंपल लेते हैं, जब किसी पेशेंट का या किसी भी आम इंसान का ब्लड का सैंपल लेते हैं और अपन उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो अपन थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि नीचे, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समझ लो इस वायल में अपन ने ब्लड का वो लिया, सैंपल लिया, तो कुछ देर अपन रखने के बाद में क्या देखेंगे कि नीचे की साइड में तो रेड डार्क रेड दिखेगा, डार्क रेड कलर का फ्लूइड दिखेगा, और ऊपर की साइड में
स्ट्रो कलर का फ्लूइड दिखेगा। तो अपन कह सकते हैं कि ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल को सेपरेट करने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत है, यानी ग्रेविटी से ही सेपरेट हो जाता है। क्योंकि जो ब्लड सेल होती हैं, यानी ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हैवी होती हैं, भारी होती हैं। किसकी बजाय, प्लाज्मा की बजाय, यानी प्लाज्मा की बजाय ब्लड सेल्स हैं वो भारी होती हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं, वो तो किसी भी वायल के पेंदे में बैठ जाती हैं और जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर की साइड में मिलता है। ओके, अब अपन बात करें कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य की जो बॉडी है, उसका 7% जो वेट होता है, यानी मनुष्य किसी भी एक साधारण मनुष्य जो नॉर्मल मनुष्य है, हेल्थी पर्सन है, उसके टोटल बॉडी वेट का 7% उसमें ब्लड की अमाउंट होता है, ब्लड की मात्रा होनी चाहिए। नॉर्मली ये माना जाता है कि टोटल बॉडी वेट का, एक हेल्थी पर्सन की बात हो रही है, टोटल जो भी बॉडी वेट है उसका 7% वेट है वो किसका होता है, ब्लड का, तभी वो हेल्थी पर्सन माना जाएगा, स्वस्थ मनुष्य माना जाएगा। ओके, ये जो 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट का जो वेट है ब्लड का, ये फीमेल्स यानी महिलाओं में ये कम होता है और जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, यानी बच्चों का जो ब्लड का लेवल है वो ज़्यादा पाया जाता है और महिलाओं में कम पाया जाता है। अब अपन सोचते हैं कि महिलाओं में कम क्यों पाया जाता है कंपेयर देन पुरुष के अगर अपन कंपेयर करें तो महिलाओं में ये कम क्यों पाया जाता है। होता क्या है कि महिलाओं में हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से ब्लड का हर महीने लॉस होता है, जिस वजह से एक पुरुष की बजाय महिला में ब्लड का लेवल है वो कम पाया जाता है। प्लाज्मा जो कि 55% हिस्सा होता है ब्लड का, यानी अगर टोटल ब्लड की बात करें तो उसमें 55% होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। ओके, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, कलर बात करें तो अपने इसका कलर होता है स्ट्रो कलर, स्ट्रो कलर का प्लाज्मा होता है। अब बात करें कि प्लाज्मा किससे मिलके बना होता है, ये तो अपनी बात थी कि ब्लड है वो किससे मिलके बना होता है, यानी ब्लड में दो सब्सटेंस पाए जाते हैं, फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड ब्लड सेल्स। अब अपन स्टडी कर रहे हैं प्लाज्मा की कि प्लाज्मा किससे बना होता है। तो क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर 92% होता है वाटर, यानी 90 से लेकर 92% तक उसमें पानी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 6 से 8 या 8 से 10% है वो अलग सब्सटेंस पाए जाते हैं, अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या है, यानी कि प्लाज्मा में 90 to 92% होता है वाटर और 8 से 10% होता है अदर सब्सटेंस, अन्य तत्व। अब अन्य तत्व में अपन देखते हैं कि क्या क्या पाए जाते हैं। ओके, अन्य तत्वों में अगर अपन अदर सब्सटेंस की अपन बात करें तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा का प्रोटीन। अगर अपन प्लाज्मा के इधर लिख देते हैं 90 to 92% वाटर, 8 to 10% अदर सब्सटेंस। अगर अपन अदर सब्सटेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है,
ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो टोटल जो भी प्लाज्मा है, यानी कि टोटल प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर हो गया और 7% पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो किसके लिए जरूरी है, उस ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए। यानी ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा ही मेंटेन होता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल प्लाज्मा का 7% होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है और 7% होता है प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, 1 या 2% और अन्य सबस्टांस होते हैं जो मैं आगे बताता हूं। अब बात करें कि प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन का मेन फंक्शन है, यानी इसका मेन कार्य क्या है, टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। यानी ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा। यदि प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल है वो नीचे गिर जाता है किसी कारणवश या किसी बीमारी में, यदि ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, जो एक्सेसिव फ्लूइड है बॉडी के अंदर वो टिश्यू और सेल स्पेस में आके इकट्ठा हो जाता है और उससे क्या होगा, बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगा। इफ प्लाज्मा प्रोटीन इज लेवल इज टू फॉल डाउन, देन द फ्लूइड ऑफ बॉडी इज कम इनटू बिटवीन टिश्यू एंड सेल स्पेस एंड मेक एडिमा। ओके, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन का अगर लेवल डाउन होगा तो सीधी सी बात है कि उस ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, उसकी वजह से बाहर का जो फ्लूइड है वो सेल और टिश्यू स्पेस के बीच में आके एक्यूमुलेट हो जाएगा और स्वेलिंग क्रिएट करेगा। ओके, और प्लाज्मा प्रोटीन है वो मोस्टली लीवर में ही फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबुलिन को छोड़कर। ग्लोबुलिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको छोड़ करके बाकी सभी प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो लीवर के अंदर होता है। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट हैं, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और उन क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। लाइक एज जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें यदि क्वेश्चन पूछ लिया कि इफ प्लाज्मा प्रोटीन्स लेवल इज टू बी फॉल डाउन व्हाट हैपन इन ए पेशेंट, या व्हाट सिम्टम्स इज टू बी शो, यानी पेशेंट किस प्रकार के सिम्टम है शो करेगा, तो एडिमा, स्वेलिंग, क्योंकि जो बाहर का फ्लूइड है वो वहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन है वो 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। उसमें पहला नंबर का है एल्ब्यूमिन, दूसरा नंबर का है ग्लोब्यूलिन और तीसरा नंबर का है क्लॉटिंग फैक्टर्स। यानी कि एल्ब्यूमिन ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन ये प्लाज्मा प्रोटीन है और क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है। अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन लीवर में होता है, सिर्फ ग्लोबुलिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको छोड़ करके। उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वो प्रोड्यूस होती हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ ब्लड सेल्स और उसके अंदर भी WBC की टाइप है, वाइट ब्लड सेल की, वो आगे अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं। यानी प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कैसा क्या है। तो जो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी 70% ऑफ
टोटल प्लाज्मा 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो प्लाज्मा है उसका ऑस्मोटिक जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करना, यानी जो एल्ब्यूमिन है ये मोस्ट अबिडेंट यानी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो प्लाज्मा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ये है इसका मेन फंक्शन। ओके, और अब बात करें अपन सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो मैंने आपको बताया है, यानी इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, लिम्फोसाइट से। WBC का टाइप है लिम्फोसाइट से। और ये क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी में बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी यानी बाहर का कोई भी पार्टिकल्स या फिर ऐसा कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ गया हो उसको बाइंड करेंगे और उसको उसकी काम करने की जो प्रक्रिया है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी कि ग्लोबुलिन है, इसका फॉर्मेशन होता है लिम्फोसाइट में। और इसका फंक्शन क्या है, बाइंड यानी एंड न्यूट्रलाइज, बाइंड करना और न्यूट्रलाइज करना किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स। अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री किया है तो उसको बाइंड करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ये है ग्लोबुलिन का काम। थर्ड है अपना क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि क्या काम कर सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर यानी नाम है वैसा एक काम कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लड को कोगुलेट करने के लिए, थक्का जमाने के लिए। और जो फिब्रिनोजन है वो सबसे मोस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर है। यानी दो क्वेश्चन बनते हैं क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन से कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या काम में आता है, तो टू कोगुलेट ब्लड यानी ब्लड को कोगुलेट करने के लिए। और सेकंड क्या काम में आता है, सेकंड क्या इससे बनने वाला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या है, फिब्रिनोजन। अगर फिब्रिनोजन मोस्ट अबुडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, यानी कि मैं अपन अगर इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे तो और भी खूब काफी लंबा है, लेकिन अपन वो पढ़ रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में ही अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप पढ़ोगे तो नर्सिंग के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके बाहर से कहीं से भी नहीं आएंगे। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट अदर सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा में मैंने आपको बताया 90 to 92% वाटर होता है, 8 to 10% अदर सब्सटेंस होता है। अदर सब्सटेंस में फर्स्ट सब्सटेंस की अपन ने बात की तो वो है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन है वो अप्रोक्सीमेटली 7% होता है टोटल प्लाज्मा का। और वो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 3 टाइप के। मेन प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। 3 टाइप के ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले होता है एल्ब्यूमिन, सेकंड नंबर पे ग्लोबुलिन, थर्ड नंबर पे होता है क्लॉटिंग फैक्टर। तो एल्ब्यूमिन है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है और जिसका मेन फंक्शन है प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना।
सेकंड नंबर पे है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन होता है लिम्फोसाइट से, इसका लीवर से फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, जो भी बाहर से कोई फॉरेन बॉडी मटेरियल आता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको बाइंड करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके काम करने की क्षमता को कम करते हैं, खत्म करते हैं। थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन है क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर नाम से ही है कि ब्लड को कोगुलेट करने के काम में आता है। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्लोटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन। ओके, सेकंड सबस्टांस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो होते हैं मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए, इम्पल्सेस जो ट्रांसमिशन होते हैं अपने नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्सेस जाती हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए, और एक बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है वो किस काम में आते हैं ब्लड के? पहला होता है कि ये क्या काम करता है, जो इम्पल्सेस और जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शंस और रिलैक्सेशन है वो किससे होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। सेकंड, इम्पल्स जो ट्रांसमिट होती हैं जो अपने नर्वस सिस्टम में है, वो इम्पल्स ट्रांसमिशन भी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही होता है। सेकंड इसका काम है बॉडी का एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा क्या होता है कि जो अपने ब्लड का पीएच है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही मेंटेन हो पाता है। ओके, तो नॉर्मली अगर अपन ब्लड का पीएच की बात करें, ये क्वेश्चन आता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ध्यान देने योग्य बात है इस पे थोड़ा सा। तो ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45, यानी ये जो पीएच है 7.35 टू 7.45 वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही मेंटेन हो पाता है। ओके, यानी इलेक्ट्रोलाइट ही है वो एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन करता है। ओके, थर्ड अपन बात करें तो थर्ड है न्यूट्रिएंट्स अदर सबस्टांस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो थर्ड है उसमें न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो कि अपनी एलिमेंट्री ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब किए जाते हैं। यानी जो अपने एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उससे अब्जॉर्ब किया जाता है किसको? ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को और फैटी एसिड को। ओके, ये पाए जाते हैं किसमें? प्लाज्मा प्रोटीन में, प्लाज्मा के अंदर। ओके, अब फोर्थ नंबर पे बात करें तो अपन वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, जिनका फॉर्मेशन होता है लीवर में और जो ब्लड के द्वारा किडनी में लाए जाते हैं और किडनी से उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यू मेटाबॉलिज्म से उत्पत्ति होती है और जो लंग से एक्सक्रीट होती है बाहर की ओर। ठीक है, यानी ये काम भी प्लाज्मा के द्वारा ही किया जाता है। यानी प्लाज्मा में जो चीजें होती हैं, प्लाज्मा किस किस से मिलके बना होता है? तो 90 से 92% वाटर। उसके अलावा क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट के अपन हम बात करें तो उसमें आता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो कि अपने लीवर से ब्लड के थ्रू
किडनी में ले जाया जाता है और वहाँ से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और जो मेटाबॉलिज्म से CO2 बनती है वो CO2 लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। ओके, अब बात करें अपन नेक्स्ट हॉर्मोन्स, यानी कि हॉर्मोन्स भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर जो सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम एंड विच ट्रांसपोर्ट टू देयर टारगेट टिश्यू ऑर्गन एंड ग्लैंड बाय ब्लड, यानी ब्लड के द्वारा ही हॉर्मोन्स को पहुंचाया जाता है। कहाँ पे? उसके टारगेट टिश्यू को, ऑर्गन को और उसके ग्लैंड को, जो कि सिंथेसाइजेशन होता है अपना कहाँ पे? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। ओके, अब बात करें नेक्स्ट एक है गैसेज, यानी गैस। ऑक्सीजन डिजोल्ड इन हीमोग्लोबिन एंड CO2 डिजोल्ड इन प्लाज्मा एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इंटर बाय सेम वे एज अदर गैसेस एंड प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट नॉट हैव एनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि ऑक्सीजन है वो तो हीमोग्लोबिन में डिजोल्व हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है, और जो एटमॉस्फेयर की अदर गैसेज है जो लाइक नाइट्रोजन वगैरह हैं वो होती हैं, लेकिन उनका कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है। ओके, ये हुई गैसेज। अब अपन बात करें, ये हुई समराइज स्टडी टू रिलेटेड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस अबाउट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो ब्लड का 55% होता है और उसमें 90 से 92% वाटर होता है, जिसके अलावा उसमें जो जो पाए जाते हैं अदर सब्सटेंस उसके अंदर हैं हार्मोन हैं, गैसेज हैं, हार्मोन है, गैसेज हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, हार्मोन, गैसेज, प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये हुआ प्लाज्मा की बारे में स्टडी। अब अपन बात करें ब्लड सेल्स की, यानी ब्लड में सेल्स हैं वो कितनी है, किस प्रकार उनकी शेप, किस प्रकार के उनकी स्ट्रक्चर है और उनका क्या फंक्शन है। तो ब्लड सेल्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है इरिथ्रोसाइट, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट, और थर्ड नंबर पे है ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल। इरिथ्रोसाइट जिनको रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट जिनको प्लेटलेट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिनको वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। यानी ब्लड सेल्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट। जो ब्लड सेल्स हैं वो उनका सिंथेसाइजेशन होता है रेड बोन मेरो में। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सिंथेसाइजेशन ऑफ आरबी ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का सिंथेसाइजेशन कहाँ पे होता है, या फिर ब्लड सिंथेसाइजेशन ऑफ आरबीसीज। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें क्या होगा, रेड बोन मेरो में। सभी प्रकार की जो ब्लड सेल्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से,
प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल से। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स एक कैपेबल सेल है जो कि डेवलप करती है किसको, ब्लड सेल्स को, नंबर ऑफ सेल को डेवलप करती है। और फिर उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के स्टेज में जाने के बाद में ये सेल्स हैं ये किस में चले जाती हैं, ब्लड के अंदर चली जाती है। यानी प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल एक ऐसी साइट है जो कि विभिन्न प्रकार की सेल्स को डेवलप करने में कैपेबल है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार से स्टेज से गुजरते हुए ब्लड के अंदर एंट्री हो जाती है। ब्लड सेल फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसको जाना जाता है किस नाम से, हीमोपोइसिस। तो द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। क्वेश्चन आता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हीमोपोइसिस टर्म है वो ध्यान में रहना चाहिए कि हीमोपोइसिस किसके लिए यूज किया गया है। शुरुआती जो 20 कुछ साल है उसमें क्या होता है, या उम्र की 20 साल मान लो, 20 साल तक क्या होता है, रेड मेरो है वो सभी प्रकार की बोन में कैपेसिटी होती है जहाँ पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो सके। लेकिन जो 20 साल के बाद में क्या होता है, ये धीरे धीरे रिप्लेस हो जाती है किसके द्वारा, फैटी येलो मेरो के द्वारा, जो किसी प्रकार के कोई हीमोपोइटिक फंक्शन नहीं रखती हैं। यानी कि बोन में ब्लड सेल्स है वो फॉर्मेशन का कोई फंक्शन नहीं रखती है। एडल्ट्स की अगर अपन बात करें तो एडल्ट्स के अंदर क्या होता है कि हीमोपोइसिस की जो प्रक्रिया है वो स्केलेटल में होता है, और जो फ्लैट बोन होती हैं, इरेगुलर बोन होती है, और जो लॉन्ग बोन होती है उसके एंड पार्ट पे। जैसे कि अगर अपने उदाहरण के तौर पे बात करें तो ये होता है स्ट्रनम, रिब्स, पेल्विस एंड स्कल। यानी कि अडल्ट में हीमोपोइसिस की जो प्रक्रिया है वो मोस्टली स्टर्नम, रिब्स एंड स्कल और पेल्विस में ही हो पाती है। शुरुआती लाइफ के मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें लगभग सभी बोन है वो रेड बोन मेरो की कैपेसिटी रखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये येलो मेरो में रिप्लेस्ड हो जाती हैं। तो अपन ने बात करी कि ब्लड सेल क्या होती हैं, वो किसके द्वारा कहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं, और उनका जो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, और किस प्रकार से ये ब्लड के अंदर काम करती है। ओके, अब अपन बात करें फर्स्ट ब्लड सेल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट, यानी कि रेड बोन मेरो। यानी कि इरिथ्रोसाइट जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो किस प्रकार की होती हैं, क्या उनका काम होता है, कैसे उनका फंक्शन वगैरह होता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली ब्लड सेल है। यानी अपनी बॉडी की ब्लड सेल की बात करें तो 99% ब्लड सेल्स होती हैं वो आरबीसीज होती हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। और इसकी जो शेप की अपन बात करें तो ये बाइकॉनकेव शेप की होती है। अगर बाइकॉनकेव शेप अपन रफली समझें तो इस तरह से होती है, इस तरह से होती है बाइकॉनकेव शेप। ओके, यानी आरबीसी क्या होती हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली ब्लड सेल है जिसकी शेप होती है बाइकॉनकेव डिस्क के, और इसमें किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसका डायमीटर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर का। ओके, आरबीसी है जो बाइकॉनकेव शेप। क्वेश्चन आता है कई बार कि शेप ऑफ आरबीसी, यदि अपन आरबीसी की शेप की बात करें तो ये बाइकॉनकेव शेप की होती है, और उसका अगर अपन डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। और मेन फंक्शन है वो आरबीसी का वो होता है गैस ट्रांसपोर्टेशन का, जो मेनली ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसफर करती है। ओके, यानी आरबीसी की जो इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स, इसकी अपन स्टडी करें। शेप क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये शेप होती है बाइकॉनकेव शेप, डायमीटर 7 माइक्रोमीटर। मेन फंक्शन क्या होता है, गैसेज ट्रांसपोर्टेशन का, स्पेशली ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट में
कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चूंकि आरबीसी में किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकती और ये कंटिन्यूसली रिप्लेस होती जाती हैं न्यू सेल में। किसके द्वारा? रेड बोन मेरो से, रेड बोन मेरो के द्वारा। लाइफ स्पान की बात करें आरबीसी की, तो इसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज, यानी 120 दिन होता है लाइफ स्पान किसका? आरबीसी का। ओके, लगभग एक मनुष्य के अंदर 30 ट्रिलियन यानी कि मात्रा होती है आरबीसी की, यानी एक मनुष्य के शरीर में 30 ट्रिलियन आरबीसी है, वो एवरेज आरबीसी पाई जाती है। और अप्रोक्सीमेटली 1% लगभग ओल्डर सेल है वो क्लियर और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं डेली। लगभग 1% है वो आरबीसी और डेली क्लियर और डिस्ट्रॉय हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स टेक अबाउट 7 days एंड कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि स्टेम सेल से रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होने में जो टाइम लगता है वो है 7 दिन, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन आए हैं आरबीसी से, वैसे 5-7 क्वेश्चन बनते हैं स्पेशली, तो मैंने 3 क्वेश्चन तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और क्वेश्चन क्या है कि एक तो टर्म आती है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? एक प्रोसेस है आरबीसी का फॉर्मेशन में, जो कि स्टेम सेल से, यानी मैंने आपको बताया था प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल से फॉर्मेशन होता है और उसे आरबीसी बनती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया में जो लगने वाला टाइम है वो टाइम है 7 days, यानी कि 7 दिन। ओके, विटामिन B12 और जो फोलिक एसिड है वो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? आरबीसी के सिंथेसाइजेशन के लिए, क्योंकि वो अपनी बॉडी के इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं। और जो विटामिन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसमें अब्जॉर्ब होते हैं, और ये विटामिन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, कोई मीट होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और लीवर, अपना जो लीवर होता है वो सामान्यतः स्टोर होता है किसका? विटामिन B12 का, क्योंकि विटामिन B12 को लीवर है वो काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक स्टोर कर सकता है। और जो फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड है वो उसकी डेफिशिएंसी है, वो कहीं स्टोर नहीं हो सकता, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कुछ ही समय में पेशेंट में शो हो जाती है। ओके, यानी कि मोटा मोटी अपन आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली ब्लड सेल है। ओके, जो कि अपनी बॉडी के ब्लड सेल का 99% है। अपन इसकी बात करें, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन हुआ इसकी शेप, तो इसकी शेप होती है बाई
कॉनकेव शेप। अपन इसके डायमीटर की बात करें कि आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। अब अपन बात करें इसके लाइफ स्पान की, तो लाइफ स्पान होता है इसका 120 दिन यानी 120 डेज। आरबीसी के जो फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस, जो कि प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल से आरबीसी के फॉर्मेशन में जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। और इस इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया में लगने वाला टाइम है वो 7 डेज। ओके, अब अपन बात करें कि इरिथ्रोपोइसिस होता कैसे है। इसके लिए मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। और जो विटामिन B12 है वो कहाँ से होते हैं, अपने इंटेस्टाइन से ये अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। इसके अलावा अपना जो लीवर होता है वो एज ए स्टोर रूम होता है, किसके लिए, विटामिन B12 के लिए। लेकिन फोलिक एसिड की कमी है वो शरीर में जल्दी दिखाई दे जाती है। ओके हाँ, तो फ्रेंड्स ये था अपना ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी को मैंने बताया, इरिथ्रोसाइट्स को। और अब अगर अपन पूरे ब्लड की स्टडी करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए बाकी की बची हुई 2 ब्लड सेल्स यानी कि प्लेटलेट और WBC, थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट, ये अपन नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.